गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10th का 10वां चैप्टर प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तु देखते हैं। देखो बच्चों, आप जो है इस संसार में जहाँ भी आप नज़र घुमाएंगे आपको वहाँ जो है वस्तुएं दिखाई देंगी। तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ होते हैं और हम ये देखते हैं कि अगर हम लाइट बंद कर दें, वहाँ कोई प्रकाश का सोर्स ना हो तो वहाँ हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। कमरे के प्रकाशित करने पर चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। जैसे हम कमरे में लाइट जलाते हैं तो हमें हर जगह रखी हुई वस्तु दिखाई देने लगती हैं जहाँ तक वो प्रकाश चाहता है। वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है? तो वह क्या होता है जो वस्तुओं को क्या बनाता है? देखने लायक बनाता है। दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। दिन के समय क्या होता है? सूर्य का जो प्रकाश होता है वो वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करता है? सहायता। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। कोई वस्तु क्या करती है? उस पर जो प्रकाश पड़ता है उसे परावर्तित करती है हमारी आंखों में और हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हम वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। और ये वाला जो प्रकाश होता है जब हमारी वस्तुओं को क्या होता है? क्या होता है? परावर्तित होता है तो हमारी आंखों पर पड़ता है और हमें देखने योग्य देख पाते हैं। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इसमें से पार हो जाता है। हम जो है पारदर्शी माध्यम के ही आर पार देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें से प्रकाश पार हो जाता है। प्रकाश से संबंध अनेक सामान्य और अद्भुत घटनाएं हैं, जैसे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना, प्रकाश के गुणों का अध्ययन इनके अन्वेषण से हमारी सहायता करेगा। अब क्या होता है? अपने चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशीय घटनाओं को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश जो है वो सरल रेखाओं में गमन करना प्रतीत होता है। यह तथ्य है कि एक छोटा सा प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। अब आप यह भी जान लीजिए कि यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु बहुत छोटी हो तो प्रकाश जो होता है वो सरल रेखा में चलने के बजाय उसके किनारों पर मुड़ जाएगा। ठीक है, इस प्रभाव को क्या बोलेंगे हम? प्रकाश का विवर्तन। तो ये आपका डेफिनेशन आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? जब कोई अपारदर्शी वस्तु होती है, छोटी सी वो रखी होती है, तो प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा में चलने के बजाय उसके किनारों से मुड़ जाता है। तब वह प्रकाशिक जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगती है। विवर्तन जैसी परिघटनाओं का व्याख्या करने के लिए प्रकाश की तरंग के रूप में माना जाता है, जिसका विस्तृत अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करेंगे। पुनः 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है तथा प्रकाश प्राय कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि प्रकाश को आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभरकर हमारे सामने नहीं आ पाया, जिसमें प्रकाश को ना तो तरंग माना गया था और ना ही कण। इस नए सिद्धांत में प्रकाश के कण संबंधी गुण तथा तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया गया था। अब क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसा कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। ठीक है, हमने क्या है? उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ एक पृष्ठ लिए जिसकी एक तरफ पॉलिश हो, जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को क्या करेगा? परावर्तित कर देगा। आप प्रकाश के परावर्तन के नियम से पहले ही परिचित है। क्या? कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा और आपतित किरण जो होगी वो दर्पण के आपतन बिंदु पर और अभिलंब परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन के ये दो नियम होते हैं और बच्चों ये दो नियम हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसे रट लेना यार, रट लेना। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, परावर्तन के ये नियम गोले पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि आप ये देखिए, आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से परिचित हैं। प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती हैं? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होगा और सीधा होगा। जो समतल दर्पण के द्वारा बनेगा वो हमेशा आभासी होगा और सीधा होगा। कहीं ये पूछे कि एक समतल दर्पण दे रखा है, बाकी सब चीज़ें अगर वो केवल ये पूछ लेता है कि ये कैसा बनेगा, आभासी या वास्तविक, तो आभासी एक नंबर में पूछा जा सकता है। तथा सीधा, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होगा, ये भी ध्यान रखनी है। आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। अब क्या होता है? चमकदार चम्मच का वक्रित पृष्ठ एक वक्रित
हमने क्या एक बड़ी चमकदार चम्मच ली, इसके वक्रित पृष्ठ पर अपना चेहरा देखने का प्रयत्न किया और हमने ये देखा क्या हम प्रतिबिंब देख पाते हैं, ये छोटा या बड़ा, फिर हम ये देखते हैं। चम्मच को धीरे धीरे अपने चेहरे से दूर ले जाएंगे और प्रतिबिंब को देखते रहेंगे। ये कैसे परिवर्तित होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, क्या होता है। चम्मच को उल्टा कर दीजिए और दूसरे पृष्ठ से यही क्रियाकलाप दोहराइए। अब प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, तो दोनों पृष्ठों पर प्रतिबिंब के विलक्षणों की तुलना कर दीजिए। अब क्या होगा कि जो चमकदार चम्मच का वक्रित पृष्ठ होता है वो एक वक्रित दर्पण की भांति माना जाता है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाले सामान्यतः वक्रित दर्पण का प्रारूप गोलीय दर्पण है। इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ किसी गोलीय पृष्ठ का एक भाग माना जाता है। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है भाई, गोलीय होता है, उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, जो परावर्तक पृष्ठ जहाँ से परावर्तन होता है, तो वो पृष्ठ अगर गोलीय तो उसे कहेंगे हम गोलीय दर्पण। तो हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। जो गोलीय दर्पण होगा उसका परावर्तक पृष्ठ या तो अंदर की होगा या बाहर की ओर वक्रित होगा। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होगा वो कहलाएगा अवतल दर्पण। देखो, गोलीय दर्पण जिसका जो परावर्तक जहाँ से परावर्तन होता है वो पृष्ठ अगर अंदर की ओर है तो वो कहलाएगा अवतल दर्पण, और वो अगर बाहर की ओर है तो कहलाएगा उत्तल दर्पण। सिंपल सी बात है। इन दर्पणों को आरेखीय निरूपण चित्र 10.1 में दिखाया गया, ये रहे। ठीक है, अब क्या होता है, अब आप ये तो समझ गए कि चम्मच का जो अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण जैसा और बाहर की ओर उत्तल दर्पण जैसा। गोलीय दर्पण के बारे में आप और अधिक ज्ञान प्राप्त करने से पहले आइए हम कुछ शब्दों अथवा पदों को जानें और उनके अर्थों को समझें। ठीक है, तो एक होता है ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं, तो वो क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, जो गोलीय दर्पण होता है उसके परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, के केंद्र को, जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसका जो केंद्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को P से डिनोट करते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो क्या होता है, एक गोले का भाग होता है। अब इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है और इसे हम C से निरूपित करते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं होता, यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है और उत्तल दर्पण का पीछे स्थित होता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे हम R से निरूपित करते हैं। ध्यान दीजिए कि PC दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने, उसके ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना कर लेते हैं जिसे हम उसका मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, देखो जैसे ये एक दर्पण है, ठीक है, यहाँ पर जो P हो गया ये क्या हो गया, इसका ध्रुव हो गया, F हो गई इसकी फोकस दूरी और C हो गया इसकी वक्रता त्रिज्या। ठीक, और दूरी आप लोगे कहाँ से, P से F तक। ठीक है, ये P से F इस तरीके से नापोगे, P से C वक्रता त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, P इसका आपका ध्रुव हो गया और ये वस्तु रखी हुई है, ठीक है, अनंत पर। अब यहाँ से किरण जाती है जो समानांतर जा रही है आपके मुख्य अक्ष के, तो वह क्या होगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी। इस तरीके से कुछ नियम होते हैं इनके, वो हम पढ़ते हैं। इसी तरीके से अवतल दर्पण में इसमें क्या जाती हुई प्रतीत होती है, डॉट डॉट का मतलब यही होता है। सर्वप्रथम कागज सुलगना प्रारंभ कर। अब क्या होता है, देखो सूर्य की ओर या दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश का सीधा मत देखिए, यह आपकी आंखों को क्षतिग्रस्त कर देगा। एक अवतल दर्पण को अपने हाथ में पकड़ लीजिए और इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर कीजिए। दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश का दर्पण के पास रखिए, कागज की शीट पर डाल दीजिए। कागज की शीट को धीरे धीरे आगे पीछे कीजिए जब तक कि आपको कागज की शीट पर प्रकाश का एक चमकदार तीक्ष्ण बिंदु प्राप्त ना हो। दर्पण तथा कागज को कुछ मिनट के लिए उस स्थिति में पकड़े रखिए। तो आप क्या देखोगे कि सबसे पहले सुलगना स्टार्ट करेगा कागज और धुआं उठने लगेगा और आग भी पकड़ सकता है, क्योंकि जलता, यह क्यों जलता है, सूर्य से आने वाला प्रकाश दर्पण के प्रकाश की एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में अभिकेंद्रित होता है। वास्तव में कागज की शीट पर प्रकाश का यह बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। यह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस है। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण कागज जलता है। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों कि अब चित्र 10.2a को देखिए। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें पर आपतित हो रही हैं और वो परावर्तन
किरणों को प्रेक्षण कीजिए। तो क्या हो रहा है कि वे सभी दर्पण की ओर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही प्रतिच्छेद कर रही हैं, मिल रही है या प्रतिच्छेद कर रही हैं। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, जहाँ पर ये मिल रही हैं जितनी भी समानांतर जाएंगी वो मुख्य फोकस से परावर्तित हो जाएंगी, जितनी भी समानांतर इस पर आपतित होंगी वो मुख्य फोकस से परावर्तित हो जाएंगी। तो वो जहाँ पर जिस बिंदु पर ये परावर्तित होंगी एक तरीके से उसे वही हमारा मुख्य फोकस होगा, जो समानांतर जाएंगी केवल। इस प्रकार 10.2 बी को देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें किस प्रकार परावर्तित होती हैं। परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। मान लीजिए हम ये मान लें कि सारी किरणें जैसे समानांतर गई हैं, ये बिंदु एफ से आ रही हैं और ये इसका मुख्य फोकस है। तो ठीक है, अब क्या होता है, मुख्य फोकस गोले दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी यानी P और F के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, इसे हम F द्वारा स्मॉल f द्वारा निरूपित करते हैं। गोले दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अधिकांशतः गोलीय होता है। इस पृष्ठ की एक सीमा वृत्ताकार सीमा रखी जाती है। गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। चित्र 10.2 एन में दूरी एम एन द्वारक को निरूपित करती है। अब क्या होता है, गोले दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आप समतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आप उनके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति और अपेक्षिक साइज के बारे में जान चुके हैं। गोले दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, किसी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों के बने प्रतिबिंबों की स्थिति का निर्धारण किस प्रकार करते हैं, ये प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी क्यों हैं, क्या वे आवर्धित हैं, छोटे हैं या समान साइज के हैं, हमें क्रियाकलाप के द्वारा पहचानेंगे इन्हें। अब क्या होता है कि ये देखिए, ये एक इन्होंने चार्ट बना दिया। इन्होंने क्या बताया कि यदि बिंब जो है वो अनंत पर है तो प्रतिबिंब, यदि जो वस्तु है या बिंब है जो भी है वो अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा हो सकता है, बिंदु साइज ठीक है वास्तविक होगा और उल्टा होगा, और सी से परे है। यदि सी से परे है तो एफ और सी के बीच में होगा, छोटा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ये सारी कंडीशन दी हुई हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब किरण आरेखों का उपयोग करके गोले दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का निरूपण करना। तो देखिए सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नियम होते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण, जो भी किरण, ये दर्पण है P से ये जो ऐसे जा रहा है ना लाइन, ये मुख्य अक्ष मान लीजिए। तो अब क्या होता है, आपका दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात ये मान लीजिए कि क्या होता है, पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। जब भी कोई भी किरण, एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों की, कोई भी किरण जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये दिखाया गया, ये अवतल दर्पण में है और ये उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होगी, इसलिए डैश डैश का निशान है सॉरी। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण, और यदि कोई किरण मुख्य फोकस से ही आपतित हो रही है, ठीक है, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। अब अगर कोई मुख्य फोकस से क्या है कि अब जो क्या है कि मुख्य फोकस से गुजर रही है कोई किरण, ठीक है, जैसे कि ये, यदि कोई किरण जो है वो मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है तो वो किससे जाएगी, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब तीसरा है आपका कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने, और यदि कोई सी बिंदु से गुजर रही है कोई किरण, ठीक है, तो वो क्या होगा, परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में पहुंच जाएगी। तो देखो ये तो समानांतर गई तो ये मुख्य फोकस से हो गई अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, ठीक है, और ये क्या है, ये मुख्य फोकस से गई तो परावर्तन के पश्चात ये समानांतर हो गई। आप ऐसे देख सकते हो, ये ऐसे आई और ऐसे समानांतर चली गई। और उसके बाद क्या है, और जो किरणें वक्रता केंद्र से आई वो उसी दिशा में वापस लौट गई। अब एक होता है कि एक और होता है ये आपका अवतल दर्पण अथवा उत्तल दर्पण के बिंदु P को मुख्य अक्ष से तिर्यक रेखा में आपतित किरण, यदि कोई किरण जो है वो तिर्यक रेखा में आपतित हो रही है, मुख्य अक्ष पर ही तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होगी, वो तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाएगी, जैसे ये हो गई। तो इस तरीके से ये इसके नियम होते हैं। ठीक है, ये सारे नियम दे रखे हैं कि आप देखो ये किरण ऐसे गई, मुख्य फोकस से गई, यहाँ से आप चाहे नीचे से भेजो ऊपर से भेजो, तो इस तरीके से मुख्य फोकस से होकर चली गई। ठीक है, ये आपका आई और आर, एक आपतन, आई मतलब आपतन कोण और आर मतलब परावर्तन कोण होता है। ठीक है, उसी तरीके से ये सारे नियम के अनुसार ये आप किरणें बना लोगे बच्चों। अब अवतल दर्पणों के उपयोग क्या होते हैं। अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः हम टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए करते हैं।
चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग करते हैं। अब उत्तल द्वारा प्रतिबिंब का बनना, हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन किया। अब हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन। तो हम क्या करेंगे, कोई उत्तल दर्पण लेंगे, ठीक है, उसे एक हाथ में पकड़ेंगे, दूसरे हाथ में एक सीधी खड़ी पेंसिल पकड़ेंगे, दर्पण में पेंसिल का प्रतिबिंब देखेंगे, उल्टा है या सीधा या विवर्धित है, छोटा है बड़ा है। पेंसिल को धीरे धीरे दर्पण से दूर ले जाएंगे, प्रतिबिंब छोटा होता जाता है या बड़ा होता जाता है, ये चीज़ देखेंगे। तो क्या होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन करने के लिए हम बिंब की दो स्थितियों पर विचार करेंगे। पहली स्थिति में बिंब अनंत दूरी पर है और दूसरी स्थिति में बिंब दर्पण से एक निश्चित दूरी पर है। ये अनंत पर है और ये निश्चित दूरी पर है। पहली स्थिति में बिंब अनंत दूरी पर है, दूसरी स्थिति में निश्चित। बिंब की दोनों स्थितियों के लिए 10.A और 10.8B में दर्शाया गया है, ठीक है। अब क्या होता है कि अनंत पर है जब, तो फोकस एफ और दर्पण के पीछे, फोकस एफ और दर्पण के पीछे, ठीक है, जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो फोकस एफ और दर्पण के पीछे होगी, ठीक है, और अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु के साइज का होगा, आभासी और सीधा होगा, और अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में है, ठीक है। तो पी और एफ के बीच दर्पण के पीछे होगा, छोटा होगा, आभासी और सीधा, ये आप याद कर लीजिएगा। अब क्या होता है, इसके प्रयोग क्या होते हैं, देखो प्रयोग जरूर आते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्व में लगे होते हैं और इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन को चला सकते हैं। उत्तल दर्पण को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे वो छोटा हो। इनका दृष्टि क्षेत्र भी अधिक होता है क्योंकि वे बाहर की ओर वक्रित होता है। अब क्या होता है, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। अब क्या करें हैं कि इनके लिए चिन्ह प्रतिपाटी, जो बिंब होगा वो सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होगा हमेशा। मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी। मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस एक्स के अनुदिश मापी जाएंगी और मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस में मापी जाएंगी, ठीक है। जैसे ये है गोलीय दर्पण के नई कार्य चिन्ह परिपाटी, मतलब क्या है, दाईं ओर तो आप प्लस में लोगे, बाईं ओर दूरियां माइनस में लोगे, ऊपर की दूरियां प्लस में लोगे, नीचे की दूरियां माइनस में लोगे, ठीक है। आपतित प्रकाश की दिशा ये रही और परावर्तित। अब क्या होता है, मुख्य अक्ष के लंबवत और ऊपर की ओर जाने वाली मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर जाने वाली दूरियां ऋणात्मक लेंगे। अब होता है दर्पण सूत्र तथा आवर्धन सूत्र, ठीक है। तो गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी बिंब दूरी कहलाती है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी प्रतिबिंब दूरी कहलाती है। जो दर्पण का ध्रुव होता है और जो उसका प्रतिबिंब होता है उसके बीच की दूरी कहलाती है प्रतिबिंब दूरी, और जो दर्पण का ध्रुव होता है और जो वस्तु होती है उसकी दूरी कहलाती है बिंब की दूरी, यानी वस्तु की दूरी। आपको पहले ही ज्ञात है कि ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी f कहलाती है। इन के बीच एक संबंध होता है जिसे हम बोलते हैं 1/v + 1/u = 1/f। अब इनमें से कोई वो दो चीज़ देगा और एक चीज़ आपसे निकालने को बोल देगा, तो बस इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। अब होता है आवर्धन, ठीक है। आवर्धन क्या होता है, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह अपेक्षित विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इस बिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। इससे क्या करता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, बिंब को बोलते हैं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात में व्यक्त करते हैं। तो m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई h' वस्तु की ऊंचाई या बिंब की ऊंचाई h। तो आवर्धन हो गया h' या फिर इसे हम यूज कर सकते हैं माइनस का v/u। ध्यान दीजिए कि बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जा सकती है क्योंकि बिंब प्राय मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। आभासी प्रतिबिंबों के लिए बिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए तथापि वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए इसे ऋणात्मक मान लेना चाहिए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है आपकी, 3 मीटर, ठीक है। वक्रता त्रिज्या कितनी है आपकी, r बराबर 3 मीटर। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, एक जो बस है वो दर्पण से कितने मीटर की दूरी पर स्थित है, वो है आपकी 5 मीटर की दूरी पर स्थित। कितनी दूरी पर बच्चों, 5 मीटर की दूरी पर। तो देखो ये तो लेफ्ट साइड में होगा और जो वक्रता त्रिज्या होगी वो राइट साइड में होगी क्योंकि ये उत्तल दर्पण है। देखो ये हमने पढ़ा था ना, ये रहा, इधर देखिए ये रहा, यहाँ पर इस तरफ होता सारा। तो ये वाली दूरी जो ली गई है आपकी वक्रता त्रिज्या वो आपका राइट हैंड साइड यानी सीधे हाथ पे होगी तो उसे +3 लिया, और ये बिंब की दूरी -5 लिया जाएगा क्योंकि वो आपके बाएं साइड में होगी। अब प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है यानी v, प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है h, ठीक है, h'। अब क्या करना है हमें,
प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज। सबसे पहले हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पर फोकस दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या अपन 2, ठीक है, तो वो आ जाएगी प्लस की 1.50 मीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष जो होता है वो फोकस दर्पण के पीछे होता है। अब क्या करेंगे हम, 1 प्लस वी प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यानी v की वैल्यू यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल देंगे। 1/f आपकी आ गई 1/150 लिख देंगे माइनस, और वो आपकी 5 है, तो माइनस के 1/5, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 5 प्लस 1.50 अपॉन 7.50, ये आप एलसीएम ले लोगे 15 75, तो ये आ जाएगा प्लस 7.50 अपॉन 6.5, तो हल करोगे तो 1.15, यानी प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। और अब इसमें हमें निकालना आवर्धन। आवर्धन जो होगा वो होगा m बराबर h डैश अपॉन h, यानी माइनस के v अपॉन u, यानी 1.15 अपॉन 5.00, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2.3 प्लस के 0.23, ठीक है। अब क्या है, इसी तरीके से कोई 4 सेंटीमीटर साइज का प्रतिबिंब, साइज दे रखा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी f भी दे रखी है, ठीक है। अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, क्या रखा है, बिंब, यानी वस्तु की दूरी भी दे रखी है u। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज ज्ञात करना है, तो यहाँ हमें क्या क्या बताना है, एक तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, उसका साइज यानी हाइट कितनी होगी। तो सबसे पहले हमारे पास सब कुछ दे रखा है, तो यहाँ हमारा क्या निकल सकता है, आपका v निकल जाएगा। जब आप v निकालोगे तो कैसे निकलेगा आपका, क्योंकि देखो फोकस दूरी तो माइनस में ही ली जाएगी, ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण है, और आपकी जो हाइट ली जाएगी वो प्लस में ली जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा, और वस्तु की दूरी भी आपकी इसी तरीके से ली जाएगी, तो माइनस के 15 माइनस के अपॉन माइनस के 25। अब क्या है, माइनस के 15 और 25, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 75 आएगा, 15 15 75, और इस तरीके से 25 या 75, तो ये बच जाएगा 2.75 इक्वल टू 37.5। तो जो वो बनेगा वो दर्पण के सामने ही बनेगा, जो आपका पर्दे को दर्पण के सामने इतनी दूरी पर रखना पड़ेगा, ठीक है। प्रतिबिंब जो बनेगा वो आपका वास्तविक बनेगा। अब वो ये आवर्धन क्षमता निकाल दोगे आप, m बराबर h डैश अपॉन h, या माइनस के v अपॉन u, या vh अपॉन u। तो अब यहाँ क्या, इन दोनों से आप देखोगे कि एक दोनों को रखोगे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा इसका h डैश निकालने के लिए, आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के लिए, ठीक है। तो v h अपॉन u की वैल्यू रख दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश जो होता है वो सरल रेखा में गमन करता हुआ जाता हुआ प्रतीत होता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो क्या होता है, क्या यह अब भी सरल रेखा में चलता है या अपनी दिशा बदल देता है, ठीक है। हम प्रतिदिन कुछ अनुभवों को दोहराएंगे। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी टैंक अथवा ताल या पोखर की तली हुई या उठी हुई प्रतीत होती है। इस प्रकार जब कोई मोटा कांच को स्लैब सिल्ली किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं। अब वो पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। क्या आपने किसी कांच के बर्तन में रखे पानी में किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डूबे देखा, या वायु और पानी के अंतरपृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू से देखने पर हमें वास्तविक साइज बड़ा प्रतीत होता है। इन अनुभवों की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे। आइए पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल के मुड़ने की घटना पर विचार करते हैं। पानी में डूबे भाग से आपके पास पहुंचने वाला प्रकाश पेंसिल के पानी से बाहर के भाग की तुलना में भिन्न दिशा में आता हुआ प्रतीत होगा। इसी कारण पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होगी। इन्हीं कारणों से जब अक्षरों के ऊपर कांच के स्लैब को रखकर देखेंगे तो वे उठे हुए प्रतीत होंगे। यदि पानी के स्थान पर हम अन्य कोई द्रव जैसे केरोसिन या तारपीन का तेल प्रयोग करें तो क्या तब भी पेंसिल उतनी ही मुड़ी हुई प्रतीत होगी। यदि हम कांच के स्लैब को पारदर्शी प्लास्टिक के स्लैब से प्रतिस्थापित कर दें, क्या तब भी अक्षर उसी ऊंचाई तक प्रतीत होंगे। आप देखेंगे कि अलग अलग माध्यमों के युग्मों के लिए इन प्रभावों का विस्तार अलग अलग है। ये प्रेक्षण सूचित करते हैं कि प्रकाश सभी माध्यमों में एक ही दिशा में गमन नहीं करता। ऐसा प्रतीत होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाएगा तो दूसरे माध्यम से इसके संचलन की दिशा परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय माता दी।